अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मैं हाईली वेलकम करती हूँ आज के सेशन के अंदर। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को स्लाइड्स मूव होती हुई शो हो रही है। गाइस आई वांट अ रिस्पांस क्योंकि Yes, we can see them. ओके जहाँ आप लोगों को लगे कि नहीं हो रही शो, काइंडली लेट मी नो बिकॉज देयर इज एन इंटरनेट इशू। इट्स बीइंग अ प्रिविलेज टू लिव इन अ कैपिटल बट स्टिल वी हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द नेटवर्क। सो प्लीज मुझे आप लोग बताइएगा। So, okay, now we have our week 2 of Climate Refugees Fellowship, and I'm your trainer, Mosma Batul, and I highly welcome you all here. So, starting for today's lecture, so आज का हमारा basically जो lecture है वो है लीगल वल्नरेबिलिटीज एंड प्रोटेक्शन इश्यूज ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज। सो बेसिकली आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो डिपेंड करता है, या जो उसका पूरा जिसे कहते हैं ना एक खुलासा है, वो लॉ रिलेटेड है, वो पॉलिसी रिलेटेड है। हम देखना चाह रहे हैं कि हम जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया अबाउट द क्लाइमेट रेफ्यूजीज, हाउ दे इवॉल्व, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये क्लाइमेट इश्यूज के अंदर आता है, या जो ह्यूमन सिक्योरिटी का एक कंसर्न है उसके अंदर आता है। सो आज हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि हमारे पास जो लीगल वल्नरेबिलिटीज हैं, या हमारे पास जो प्रोटेक्शन के इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट रेफ्यूजीज इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क वो क्या है। सो गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं आज अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एंड ऑल दैट। आई होप कि आप लोग कैमरा ऑफ होने की वजह से बोर नहीं होंगे, या आप फिर भी मेरे साथ एक इंगेजिंग डिबेट में रहेंगे, सो दैट हम आज के सेशन को अच्छे से कंक्लूड कर सकें, या अच्छे से समझ सकें कि बेसिकली हम इसमें बात क्या करना चाह रहे हैं। सो आई हाईली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स बिकॉज आई वॉन्ट अ टू वे ऑफ लर्निंग, नॉट वन वे। So starting from, this is your table of content. These are few of the chunks of our presentation कि हम लोगों ने basically यहाँ पर discuss क्या करना है. First of all, we will discuss about what is the international refugee laws, और first of all we discuss about what is the international law, और उसके बाद हम 1951 का जो हमारे पास कन्वेंशन है हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है इसके साथ जिसमें बेसिकली 1951 की रेफ्यूजीज कन्वेंशन में एक अमेंडमेंट हुई थी, हम उस प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। देन वी गोना डिस्कस अबाउट द प्रोटेक्शन गैप्स एंड द डिस्प्लेसमेंट चैलेंजेस, और फिर हम ह्यूमन राइट जो राइट्स हैं और जो इमर्जिंग लीगल रिस्पॉन्सेज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड इन द एंड वी हैव अ डिबेट, और बिकॉज हम ऑलरेडी काफ़ी लेट है, इट्स बिन लाइक 50 मिनट्स, तो हम इस डिबेट को कल भी कर सकते हैं, और अगर हमने जल्दी रैप अप कर लिया, आई ट्राई टू रैप ऑल ऑफ दिस अराउंड अबाउट 10:30। अगर हमने तब तक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज दिस डिबेट हमारी जो ये न्यू ट्रीटीज वर्सेस रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग लॉ हैं इनको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। Just a second, I want to add somebody. I have to one guest. Just give me a second. Perfect. एक second. Okay. So these are few of the context जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हम लोग ने आज पढ़ना क्या है. So moving forward, before starting, we have I have a question for all of you. In your opinion, should the climate refugees be legally recognized under the law, like international law or framework, or not? I highly appreciate कि अगर आप लोग इस पे मुझे अपना response दें, because I really wanted to know कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं. So if you can just open your mic and let me know. Guys, I need your response. Okay, anyone? Hello, ma'am. My name is Zainab. And yes, climate refugees should be recognized under international law क्योंकि international law में individuals भी recognize होते हैं, the right of individuals. And I feel like कि उन्हीं individual clause के under ही climate refugees भी आते हैं, where people who are deeply affected by climate change and other climate induced disasters उनकी जो है वो भी इंक्लूड होना चाहिए अंडर इंटरनेशनल लॉ. Thank you so much, ma'am Zainab. I highly appreciate your answer. Anybody else? Yes, Miss Umayman. Go ahead. So first, what happens is that the climate refugees are shifted to another areas. Okay, so that is why they cannot be certainly recognized. Of course, they are going to be recognized in the regional law, but international law is more authentic for them because they are changing the regions as well.
एग्जैक्टली ओके, सो आप लोगों ने ये क्वेश्चन अपने जहन में रखना है. इन द एंड वी विल डिस्कस अगेन कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ये जो पूरा वीक है हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अगर होना चाहिए तो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर नहीं होना चाहिए तो उसकी वजह क्या है, या उसके हमारे पास के मेन कॉजेस क्या हैं. Okay, we have another member. Just give me a second. Okay. So thank you so much for everyone जिन्होंने react किया और जिन्होंने response दिया हमें. So basically starting from introduction of international law. So basically what is international law is a system of rules and principle that governs the relations between the states and other international actors. So basically हमारे पास not only the international law, हमारे पास अगर in general अगर हम law की definition देखें, so it is like कि हमारे पास किसी भी तरह का जो एक set of principle है, rules हैं, जो basically आपकी किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान में, इंटरनेशनल लॉ में हम स्पेसिफिकली स्टेट्स और इंटरनेशनल एक्टर्स की बात करते हैं, बट अगर हम इन जर्नल हम लॉ की डेफिनेशन देखें, सो जो बेसिक आपका रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड देयर सब्जेक्ट्स, उसको आप लॉ कहते हैं बेसिकली. लेकिन हम अगर इंटरनेशनल लॉ को देखें तो ये हमारे पास डेवलप कैसे होता है. इंटरनेशनल लॉ हमारे पास डेवलप होता है थ्रू ट्रीटीज, थ्रू कस्टम्स एंड थ्रू द एग्रीमेंट्स बिटवीन द नेशंस. सो जो भी आप काम कर रहे हैं इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जो आपकी उसके सब्जेक्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस आपकी स्टेट है या आपकी नॉन स्टेट एक्टर है, वो उसको वॉलंटरली साइन करते हैं. दे आर द सिग्नेटरीज ऑफ दैट, ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी और अ कस्टम और एनीथिंग, जहाँ से भी वो उस लॉ को ले रहे हैं. The aim of international law is to regulate the global conduct and maintain order in the international system. जिस तरीके से हमारे पास स्टेट लेवल के ऊपर आप लॉ मेकिंग करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जो सिटीजन हैं या जो आपकी स्टेट है और का रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे और एक स्टेट के अंदर ऑर्डर मेंटेन रहे, तो उसको हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर लेकर आते हैं. तो सॉरी, उसको हम नेशनल लॉ के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुझे लगता है तो ओके गाइज, आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपना माइक काइंडली ऑफ रखें, और जब आपसे क्वेश्चन किया जाए एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग जस्ट रेज योर हैंड एंड आई एड्रेस यू, और आप उसके बाद बात करें ताकि हमारे पास इंटरप्शन ना हो सिस्टम के अंदर. So key characteristics and importance of international law. So basically अगर हम characteristics of international law की बात करें तो ये सबसे जो बड़ा फीचर है या जो सबसे बड़ा characteristics है इंटरनेशनल लॉ का, वो ये है कि ये बेस करता है हमारे पास स्टेट की कंसेंट के ऊपर. इसका मतलब ये है कि लेट सपोज पाकिस्तान ने कोई एग्रीमेंट साइन किया है या कोई ट्रीटी साइन की है, तो वो उसको करने के लिए बाउंड है. इट्स मीन कि जब तक आप उसके सिग्नेटरी नहीं थे तब तक वो लॉ आप पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जब आपने उस चीज़ को साइन कर लिया, यू हैव कंसेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रीटी और पर्टिकुलर एग्रीमेंट और एनीथिंग या एनी फ्रेमवर्क दैट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं. जैसे कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन किया हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर अब पाकिस्तान कोई भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता विच इज टोटली अगेंस्ट द यूएन चार्टर. जिसका मतलब यह है कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते हैं. इसका ये मतलब है आप किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. आप कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं जिससे अल्टीमेटली आपकी जो सिटीजन है उनको थ्रेट हो, विच इज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर. और अगर हम इसकी सेकंड फीचर की बात करें तो हमारे पास जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो बाइंडिंग भी होता है और वो नॉन बाइंडिंग भी होता है. एनीवन नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग रूल्स? Anyone, guys, just a random guess you can have. मैम बाइंडिंग वो होता है जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर लीगली बाइंडिंग तब होता है जब एक सॉवरेन पुलिस लाइक अथॉरिटी होती है, बट इन इंटरनेशनल लॉ ये लीगली बाइंडिंग सब्जेक्ट्स पे नहीं होता है क्योंकि इसके प्राइमरी सब्जेक्ट्स स्टेट्स होते हैं जो खुद एक सॉवरेन होते हैं, तो इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन देम. Exactly. Thank you so much, Ms. Zainab. So basically binding agreements आपके पास वो agreements होते हैं जिसको state sign करती है और उसको ratify करती है, और अगर वो उस treaty के against कोई भी काम करेगी तो उसके लिए the state must be accountable and should be accountable.
to some higher authorities. Let's suppose अगर आप ह्यूमन राइट की वायलेशन करते हैं तो यूएनएचसीआर या जो हमारे पास ह्यूमन राइट काउंसिल है हमारे पास, वो उसको आप एड्रेस करती है इस चीज़ को, और उसके बाद आप लीगली बाइंड हो जाते हो टू सर्टेन इंसिडेंट और सर्टेन इनिशिएटिव्स जो आप ले रहे होते हो। इसके बदले में हमारे पास जो नॉन बाइंड्री होते हैं, लेट्स सपोज जो भी हमारे पास कस्टमरी नॉर्म्स हैं, उन रूल्स के अंदर स्टेट के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। लेट्स सपोज कि स्टेट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ट्रीटी, वो नॉन बाइंडिंग तरीके से या कस्टमरी लॉ नॉर्म्स के तहत उनके ऊपर ये चीज लागू होती है कि वो आपका इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेंगे या इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे। बट बिकॉज ये एक नॉन बाइंडिंग है, तो लेट्स सपोज अगर कोई कंट्री या कोई भी जो हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर है, वो उस सर्टेन जो हमारे पास एक नॉर्म है उसको वायलेट करता है, तो उसके ऊपर वो अकाउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वो ट्रीटी साइन नहीं की हुई। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इट्स अ ट्रीटी रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। सो पाकिस्तान इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी। तो अगर हम अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चलाते हैं और हम एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है, सो नोबडी कैन क्वेश्चन अस कि हमने ये कैसे किया। और एट दैट पॉइंट भी हमारे पास, क्योंकि हम एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है, तो हम लोग एक न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान, जो कि हमारे पास हमारा नेबरिंग कंट्रीज है और आजकल काफी न्यूज के अंदर भी है, वो एनपीटी का सिग्नेटरी था और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट स्टार्ट की थी। सो वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, आईएईए को। वो डायरेक्टली उसके लिए अकाउंटेबिलिटी देंगे कि उन लोगों ने लेट्स सपोज अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है तो वो क्यों किया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी एंड द नॉन बाइनरी रूल्स। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की एक और की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये सेंट्रल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को लैक करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आपके पास एक, जैसे कहते हैं ना, एक हेजमोनिक पावर नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंटर ऑफ एक्सेस नहीं है कि जिस जो हर चीज़ को रेगुलाइज करे या रेगुलेट करने की अथॉरिटी रखता हो। रादर ये हमारे पास कॉपरेशन और कंप्लाइंस पे बिलीव करते हैं। आप इंटरनेशनल लॉज में जितनी भी ट्रीटीज पढ़ेंगे, इट्स मोस्टली बिटवीन द स्टेट्स विच रिफ्लेक्ट्स द कॉपरेशन बिटवीन दैट स्टेट। ठीक है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को बात करें कि हमारे पास इंटरनेशनल लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंटरनेशनल लॉ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंटेन करता है ग्लोबल पीस को, सिक्योरिटी को, और ये प्रोटेक्ट करता है आपके ह्यूमंस को इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। और आपकी वो पॉपुलेशंस जो वल्नरेबल हैं या जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं हमारी, उनको जो हमारे पास एक जैसे कहते हैं ना प्रोटेक्शन मिलती है, वो थ्रू इंटरनेशनल लॉ मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स एंड एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज है और माइग्रेशन है। जितनी ये चीज़ें हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और वो फ्रेमवर्क हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के थ्रू आता है। तो जो हमारे पास स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि लेट्स सपोज कि कोई न्यू ट्रीटी आई है या कोई न्यू लॉ इंटरनेशनली बना है, तो आपकी जो लोकल कोर्ट्स होती हैं, लोकल कोर्ट्स इन द सेंस की जो आपकी स्टेट की कोर्ट्स होती है, नॉट लोकल कोर्ट्स, द स्टेट की जो आपकी कोर्ट्स होती है, आप लोग ऐसे लॉज को पास करते हैं थ्रू योर पार्लियामेंट, एंड आपकी जो जुडिशरी होती है वो उसको इंटीग्रेट करती है अपने लोकल लॉ के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर, ताकि आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा कर सकें। Now, what is international refugees laws and its limitation? So it is one of the most interesting thing, because क्योंकि आप climate refugees को study कर रहे हैं। By the way, ये जो हमारे पास refugees का law है, it is not directly related to climate refugees, but it's important to understand the international refugees law, ताकि आपको समझ आ सके कि आज तक हमारे पास जो climate refugees है उनके ऊपर law making क्यों नहीं हो सकी। So it's important to understand. So it's very important कि हम लोग सबसे पहले 1951 का जो refugees convention है उसके ऊपर बात करें। सो बेसिकली अगर हम इसकी ओवरव्यू की बात करें, तो हमारे पास जो रेफ्यूजीज का लॉ है, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉज जो है, वो बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 और मोस्ट सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास जो मिलियंस ऑफ पीपल स्टेटलेस हो गए थे, जो होमलेस हो गए थे और जिनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी या नेशनल एफिलिएशन नहीं थी, उनके लिए बनाया गया था। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कि स्टेटलेस पीपल? आप स्टेटलेस पीपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1-2 आप क्या समझते हैं कि किसको कहते हैं, कि कोई इंसान स्टेटलेस कहता है? यस मिस ओमेमन, गो अहेड। So what happened is that in World War One and Two, the countries were being destroyed or something. So they were losing people who were in different countries at that time. The country was being demolished. Sorry, being like attacked.
So they lose their nationality being into another state, and such as like Germany, it was being divided and all, and they were in some other country like Pakistan. I'm just giving an example, and Germany was named to Singapore, just an example. So the people who were in Pakistan would lose their nationality for after like 4 or 5 years. That was in the legal status, and then after going back to the state, they will not get the nationality since they were not there at the time of the when Singapore was becoming. So that is how the person becomes stateless. Or also when the person becomes like stateless is when they are applying for a nationality to other state, and they lose the nationality from the first state they were already having nationality of. So that is also a person can become stateless. It's like it's very detailed. There's so many things to it, but there are so many things that can make a person stateless. Yes, we have Miss Aisha Avesi. Thank you so much, Miss Umayman, for your response. It was really good. Yes, ma'am, go ahead. Um, कोई कुछ कह रही थी मैम, आई फॉरगॉट द नेम, कि इन्होंने हैंड रेज किया था। ओके, नो प्रॉब्लम, आप चैट के अंदर लिख दें। जैसे कि अभी हमें मिस उम्मे अमन ने बताया कि हमारे पास स्टेटलेस लोग क्या होते हैं, जो स्टेटलेस पीपल हैं वो क्या है। सो बेसिकली जब हमारे पास अगर मैं सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 की बात करूं, तो हमारे पास 4 मेजर एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गई थी। कोलैप्स कर गई का मतलब है कि वो टूट गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी, जिसमें हमारे पास जर्मन एम्पायर है, जर्मन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पास ऑटोमन एम्पायर था, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। अभी 4 बड़े एम्पायर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एज ए कॉन्सिक्वेंस हमारे पास ये डिसइंटीग्रेट हो गए थे। तो उसके बाद जितनी भी हमारे पास लोग थे वो स्टेटलेस हो गए थे, अनटिल एंड अनलेस की कोई न्यू स्टेट नहीं बनी वहां पे। तो जस्ट टू कोप अप विद दैट लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास जो अर्ली एफर्ट देखे गए थे टू एड्रेस द रेफ्यूजीज इशूज were initiated by the League of Nations, which introduced the mechanism such as the Nansen passport, which is one of the most important step because it's the foundational step. अब नेल्सन जो हमारे पास थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज द नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर एंड द डिप्लोमेट एज वेल। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जितनी भी मैस डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, तो इनको एक जो रेफ्यूजीज हैं उनको हमें एक पासपोर्ट देना चाहिए, और उस पासपोर्ट के तहत दे कैन मूव फ्रीली, और जिस होस्ट कंट्री में ये जाएंगे वहाँ पे इनके कुछ सर्टेन राइट्स होंगे और कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस होंगी दैट दे हैव टू फॉलो। और इस चीज़ का मकसद ये था कि टू प्रोवाइड आइडेंटिटी एंड लिमिटेड मोबिलिटी टू डिस्प्लेस पर्सन, ऑल दो दीज मेजर्स वर टेम्पररी बिकॉज एज यू ऑल नो द हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, तो लीग ऑफ नेशन भी अल्टीमेटली फेल हो गई, और बिकॉज ऑफ दैट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, तो ये जो हमारे पास अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीग ऑफ नेशंस सर्टेन इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो भी हमारे पास कोलैप्स कर गए थे। Following the World War II, the international community recognized the urgent need for a permanent and structured system to protect refugees. So उससे पहले हमारे पास नेल्सन पासपोर्ट है और लीग ऑफ नेशन के अंडर हमारे पास चल रही है, बट इट्स ऑल लाइक एड हॉक, इट्स मोर लाइक अ टेम्पररी थिंग। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि हमारे पास मैस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है, उसका चार्ट बहुत अप मतलब हाई लेवल पर गया है, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज UNHCR को एस्टेब्लिश किया था इन 1950, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ओवरसी करेंगे द रेफ्यूजीज प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन टू द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So basically, this growing recognition, the adoption of 1951 convention, which became the cornerstone of international refugees law by formally defining the term refugees. तो UNHCR के अंदर हमारे पास एक कन्वेंशन को बनाया गया और अडॉप्ट किया गया, जिसको 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन कहते हैं, जिसने हमें बताया कि आप किसको रेफ्यूजीज कहेंगे और आप किसको रेफ्यूजीज नहीं कहेंगे. बेसिकली दे आइडेंटिफाई द टर्म रेफ्यूजीज, और उसके बाद उन्होंने बताया कि लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं और हम इसकी लीगैलिटी को कैसे देखेंगे, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो नॉन रिफॉल्मेंट है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको एज अ सेंटर बनाया गया है इस रेफ्यूजीज कन्वेंशन के बारे में. अगर हम आगे मूव करें
सो बेसिकली 1951 का कन्वेंशन है क्या? बैकग्राउंड इसका वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो हमारे पास मिलियन ऑफ पीपल हमारे पास जिसे कहते हैं ना अक्रॉस द यूरोप हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर लेकर आया गया था. दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. अब हम अगर इस कन्वेंशन की बात करें, सो बेसिकली दिस कन्वेंशन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड इन जिनीवा in 1951. Can anybody know about Geneva? Like आप लोगों को पता है जिनीवा क्या चीज है, मतलब कौन सी चीज नहीं, लाइक कौन सी प्लेस है? एनीबडी? और ये किस मुल्क में है, कोई अगर बताना चाहे तो, जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन. एनीबडी? यस मिस उम्मे में. It's in Switzerland. Yes, it is. It is. Yes, Okay. and why Geneva is famous? Like, you guys, you all have like. Lots of, yeah, because I read that there's lots of like basic conventions that have happened there. Also, it is famous for the. See, I have studied international law, but I have already taken another class, and I'm just forgetting everything right now. But it was famous because of the convention. थैंक यू सो मच मिस उम्मेमन. बेसिकली हमारे पास जो जिनीवा है, इट्स इट्स सिटी in Switzerland, not in Netherlands, मैम आयशा. ये नेदरलैंड्स में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर है. एंड इट इज़ लाइक अ ग्लोबल हब फॉर डिप्लोमेसी. इंटरनेशनल लॉ हमारे पास जो है वो सारे जिनीवा के अंदर बनते हैं. बाय द वे जिनीवा इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ पीस. बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, एज यू ऑल नो, स्विट्जरलैंड हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल कंट्री है जहाँ पे निगोसिएशंस के लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. जैसे आजकल पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ न्यू मीडिएटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो हमारे पास पहले जिनीवा होता है, बल्कि अब भी जिनीवा एग्जिस्ट करते हैं. तो हमारे पास जिनीवा इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में और इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कन्वेंशन फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था इन जिनीवा in 1951 and entered into force in 1954, marking the first legally binding international instrument dedicated specifically to refugees protection. 1951 से पहले हमारे पास as such रेफ्यूजीज के बारे में कोई कन्वेंशन मौजूद नहीं था जिसको किसी भी स्टेट ने रेटिफाई किया हो या सिग्नेटरी हो. ऐसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे. सो इट्स अ कॉर्नर स्टोर, इट्स अ बिग थिंग. सो अगर हम इसके पर्पस और कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो जो इसका पर्पस था, टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन ऑफ अ रेफ्यूजी, ensuring consistency in identifying who qualifies for protection, establish a minimum standard for treatment for refugees, including civil, economic, and social rights within the host countries. Basically, ये आपको बताता है कि refugees के right क्या हैं और refugees के obligations क्या हैं. So it's important to understand. And then we have to define, it also main purpose is to define the legal obligation of the state, particularly in granting the asylum and ensuring the protection from harm. Or yeah, it also institutionalize the principle of international responsibility sharing, जो recognize करता है कि जो refugee protection है वो किसी एक nation का मसला नहीं है, it's a global concern. And anybody can explain कि why it's like a global concern? It can be a state concern, but why it is a national level, oh sorry, global level issue? Anybody? Guys, I highly appreciate कि आप लोग participate करें, because we are just 10 to 11 members here, but we have like registration of more than 30 people. But I don't know why they didn't join. मतलब you have to join. It's a very important week, but still, at least जिन्होंने join किया वो participate करें ताकि हमारी learning का कोई फायदा हो सके. Anybody? ओके, नो वरीज. ये ग्लोबल इशू हमारे पास इस तरीके से हो सकता है कि बेसिकली जब एक स्टेट से लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं या माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं या असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं इन अनदर स्टेट, तो ऑफ कोर्स वो जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है वो आपका एट स्टेक होता है. या मे भी हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रेफ्यूजीज की जो हमारे पास मूवमेंट है टूवर्ड द डिफरेंट रीजन्स वो इंक्रीज कर जाए, तो इसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस जनरेट हो सकता है. Okay, moving forward, we have the core element of refugees law, basically the persecution requirement. अब हमारे पास जब आप पूरे कन्वेंशन को पढ़ेंगे, एंड आई डेफिनेटली शेयर द
paper of this जो हमारे पास पूरा कन्वेंशन है. प्लीज गो थ्रू दैट पेपर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लाइमेट रेफ्यूजीज कि आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे कन्वेंशन को एक दफ़ा पढ़ें. अगर आप पूरा कन्वेंशन नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एक दफ़ा उसकी समरी ज़रूर पढ़ें, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो मैं आपके साथ वो कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आप एक दफ़ा उसको देख लें. सो बेसिकली जो परसिक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, इट्स अ सेंट्रल लीगल थ्रेशहोल्ड. 1951 के कन्वेंशन के अंदर अब ये थ्रेशहोल्ड क्यों था? बिकॉज आपके पास डिफाइन किया जाता था कि आपने किसको एज अ रेफ्यूजी रिकॉग्नाइज करना है. लाइक नोबडी can meet the criteria of being a refugee. You have to set a certain criteria that was being set by this refugee law. अब बेसिकली हमारे पास रेफ्यूजी उस इंसान को कहते हैं जिनके पास एक वेल फाउंडेड फेयर ऑफ परसिक्यूशन हो. नॉट जस्ट द हार्डशिप, नॉट जस्ट पॉवर्टी एंड नॉट जस्ट जर्नल इनसिक्योरिटी कि यू आर इनसिक्योर ऑफ समबडी तो आपके नहीं, अब मैं अजाइलम के लिए अप्लाई कर देता हूँ. दैट्स नॉट हाउ दिस कन्वेंशन वर्क. ये कन्वेंशन कहता है कि आपके पास जब तक कोई वेल फाउंडेड फेयर नहीं है कि आपकी जान को खतरा है या आपकी इज्जत को खतरा है, जान माल इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है. पर यहाँ पे जो परसिक्यूशन है इन इंटरनेशनल रेफ्यूजीज लॉज इज अंडरस्टूड एज अ सीरियस हार्म और सिवियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. जैसे आपका like you have the threat to life, you have threat to freedom or the physical integrity rather than ordinary political instability or economic difficulties. So basically आपके पास जो परसिक्यूशन है वो इटसेल्फ बहुत सब्जेक्टिव टर्म है. और जब मैंने ये कहा कि वो एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, तो उसका ये मतलब है कि हर किसी की परसिक्यूशन की डेफिनेशन डिफरेंट है. मे बी आपकी डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन से डिफरेंट हो, बट ये रेफ्यूजीज का जो कन्वेंशन है ये आपको एक पूरी बेस प्रोवाइड करता है कि आपने परसिक्यूशन को सब्जेक्टिवली लेना है या ऑब्जेक्टिवली लेना है, which we're gonna discuss in the next slide. There is a flow chart. अगर ये flow chart देखें जहाँ पे वो बता रहे हैं कि on the basis of race, nationality, political opinion, religion, और अगर आप किसी particular social group के member हो और इस बेस के ऊपर आपको violate किया जा रहा है, so it's more like कि आप asylum के लिए apply कर सकते हैं. This is how the persecution works. The requirement demands, guys, just a second. Okay. The requirement demands a link between the harm specific of specific grounds of identity or belief. यानी कि आपका रेस हो गया, आपका जेंडर हो गया, इसके अलावा आपका रिलीजन है, मेंबरशिप है आपकी, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है. आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कि मोस्टली जो आपके पास पॉलिटिकल अजाइलम्स है, आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर देयर आर नंबर ऑफ रेफ्यूजीज और द पीपल जिन्होंने अजाइलम लिया हुआ है जस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर पॉलिटिकल ओपिनियन. if I have to quote the example, I think I should quote, you all know about the Reza Pahlavi of Iran, जो ईरान के जो शाह थे, जब शाह की गवर्नमेंट होती थी बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1970s, तो पहलवी खानदान की हुकूमत थी वहाँ पे. बट आफ्टर द रेवोल्यूशन वो वहाँ से चले गए एंड नाउ ही इज इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो अजाइलम बेसिस के ऊपर वहाँ पर हैं, क्योंकि अगर वो ईरान आएंगे तो देयर इज सस्पिशन कि हो सकता है वहाँ पे उनकी जान को खतरा हो. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर वो एज इन अजाइलम की कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं. सो बेसिकली इट इंक्लूड्स बोथ सब्जेक्टिव एलिमेंट, द इंडिविजुअल जेन्युइनली फियर्स ऑफ रिटर्निंग, कि लेट्स सपोज एक बंदा है वो आपकी कंट्री में आ गया लेकिन उसको बहुत डर है, लाइक जेन्युइन उसका एक फेयर है कि मैं वापस जाऊंगा तो मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा या जो भी उनके साथ एक ह्यूमन राइट वायलेशन है वो उनके साथ हो सकती है. और एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है. ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी जो क्रेडिबल एविडेंस है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जो हमारे पास कंडीशंस हैं वहाँ पर होम कंट्री के अंदर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हैं और वो फेयर बहुत जो हमारे पास जो एक फियर है उनका वो बिल्कुल रीजनेबल है. तो ये बोथ साइड बाय साइड चलते हैं. A key feature is that persecution must usually involve a human actor. अब ह्यूमन एक्टर का क्या मतलब है? आपके पास वो स्टेट भी हो सकती है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, सच एज कि आपकी गवर्नमेंट्स हैं जो आपके आर्म्ड ग्रुप्स के लोग हैं या आपकी डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली आपकी जो एक लीगल लिमिटेशन है कि आप जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं या जो नॉन जो मोर लाइक का नेचुरल आपके पास एक फोर्स है हार्म करने की, उसको इंक्लूड नहीं कर सकता. और यही हमारे लॉज की सबसे बड़ी लिमिटेशन है. अच्छा, आप किसी को बता सकते हैं कि अगर हम कोई कंट्री है
अच्छा नहीं, अगर आप, मैं इसको इस तरीके से रिफ्रेस करती हूँ कि पाकिस्तान क्या रेफ्यूजीज को पनाह देता है, या पाकिस्तान अजाइलम के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन योर ओपिनियन? Okay, guys, you guys are not participating. I hope to. Yes, Miss Huda. I think there's a chat as well. I think we can take the example of Afghanis. We can take the example of Afghanis. Yes, Miss Huda. Miss Huda, you want to say something? You also raised the hand. I really wish you all to speak because अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर how can we debate now? Yes, ma'am. Miss Umayman. So since Pakistan is part of the UN and also it follows the UNHCR, so it must have some rules and regulations, of course. Also, we can take the examples of Afghanis and we can also take examples of, if I'm not wrong, there's a Bangladeshi tribe that still has not given the nationality. There's this issue that I read, if I'm not wrong, if you know as well. So it's very little that I know about, but that can also be talked. Thank you so much, Miss Umayman. I'm not sure about the Bangladeshi one because I haven't read that one. But yes, Yeah, Pakistan I'm is also not sure about that. I'll read a little bit much more. no worries, ma'am. Huda, you can just type your answer. No worries at all. So basically, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास हमने अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया है। वी होस्ट देम लाइक फॉर डेकेड्स। और जिसके ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तरीके से हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज भी हुआ है। अगर आप लोग को याद हो कि जब हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर थे, वी हैव सीन अ काइंड ऑफ फियर अमंग पीपल। उस फियर को कहते हैं जीनोफोबिया। अब जीनोफोबिया क्या है? जब आपको लगता है कि एक आउटसाइडर जब आपके पास आएगा, इन सिंपल वर्ड्स, वो आपकी जगह जो चीज आपका राइट है वो उस राइट को ले लेगा। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने वो वेव देखी, जो पाकिस्तानी से दे वर रियली इनसिक्योर कि हो सकता है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सारे अफगानियों के पास चले जाएंगे, वी मे लूज आवर जॉब्स एंड ऑल दैट। ऑल दीज आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ xenophobia. तो which is also important, but Pakistan also hosts that, and everyone, you know uh, every कंट्री रियली अप्रिशिएट अस कि हम लोगों ने उनको होस्ट किया। बट जब टाइम आया, सो हमने उनको खैर बात भी कहा, और हम लोगों ने कहा कि देखिए, हम आपको बस यहीं तक होस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा अब हम आपको होस्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो तालिबान की रिजीम थी वो आ चुकी थी। इसका मतलब ये कि जो वॉर सिनेरियो था वो ख़त्म हो चुका था वहाँ पे। सो पाकिस्तान ने कहा कि आपकी जो अजाइलम की बेसिस थी वो ये थी कि अफगानिस्तान में वॉर चल रही है, सो वी कैन नॉट लिव इन अफगानिस्तान पर, क्योंकि अब वहाँ पर वॉर सर्कमस्टांसेस नहीं है। So now you may leave for your towards your homeland, which is basic concept in in a layman term. Okay, this is very interesting. This is the key principles and legal provisions. So basically, Article 1 हमारे पास जो है, Article 1 of the Refugee Convention of 1951, वो basically define करते हैं हमारे पास कि हमारे पास कि refugees होते क्या हैं, what is the basic definition of refugees. But the other principles are really interesting. So non-refoulement is like the Article 33 of the convention, जो state को prohibit करता है कि from returning the refugees to the territories where their life or freedom would be threatened. So basically ये principle recognize किया जाता है as customary international law. आप इसके signatory हैं या आप इसके signatory नहीं हैं, स्टेट फिर भी इसको प्रैक्टिस करती है। लेट्स सपोज कि एक सर्टेन स्टेट है जो कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ उन्होंने, बट स्टिल वो उसको वापस नहीं भेज सकते इन द टर्म्स ऑफ इन द टर्म ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। देन वी हैव द नॉन डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज आर्टिकल 3। रेफ्यूजी मस्ट बी ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब मुहाजिर, नो 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 नो, refugees is something different and मुहाजिर is like, मुहाजिर तो कोई भी हो सकता है, जो किसी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाए तो हम उसको मुहाजिर कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो
किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फॉर इकोनॉमिक रीजंस आते हैं, सो आई गेस उनको मुहाजिरीन कहेंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं चेक करके आपको ज़रूर बता सकती हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सो बंगालीज आर द मुहाजिर, लाइक सी इन टर्म्स ऑफ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब हम बंगालीज की बात करते हैं या बंगालीज की बात करते हैं, दे आर नॉट द मुहाजिरीन, दे आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टिल 1970s, until the fall of Dhaka। हमारे पास तब तक तो वो पाकिस्तानी थे, बंगाली वो बाद में थे, पाकिस्तानी वो पहले थे, सो दे आर नॉट द मुहाजिरीन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बट मैं इसको ज़रूर चेक करके आपको बता सकती हूँ, बिकॉज मेरा नॉलेज इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको कोई कंक्रीट आंसर दे सकूँ, बट आई विल डेफिनेटली चेक इट, और मैं इंशाल्लाह आपको ये नेक्स्ट क्लास में बता सकती हूँ। इज इट फाइन विद यू मैम? No worries, ma'am Huda. Okay, so this is the non-discrimination of Article 3, जहाँ पे हमें कहते हैं कि refugee must be treated without discrimination, यानी कि on the basis of religion, on the basis of race, और on the basis of the country of origin, आप उनके साथ discrimination नहीं कर सकते। अगर हम discrimination की context में बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए, लेट सपोज हमारे पास जो होलोकॉस्ट हुआ था, जो जूश कम्युनिटी का हुआ था बाय द हिटलर, अब वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस हुआ था, आपने उनको मिसट्रीट किया वहाँ पे, बट दैट नॉट, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द रेफ्यूजीज, बट स्टिल आपने एक होलोकॉस्ट क्राइम किया है, कमिट किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो जब वो एज अ रेफ्यूजी उनकी सेटलमेंट हुई थी पैलेस्टाइन में, और द करंटली जो हमारे पास जहाँ पे स्टेट ऑफ इसराइल है और जो पैलेस्टाइन है, वहाँ पे हम देखें तो वो ऐसे रेफ्यूजीज आए थे। अब जब वो रेफ्यूजीज वहाँ पर आए, दे स्टार्टेड टू डिस्क्रिमिनेट ओवर दैट प्लेस, और जब वहाँ पर हमारे पास वो डिस्क्रिमिनेशन का फेज स्टार्ट हुआ, तो आज वो हमारे पास एक बहुत खतरनाक हद तक जेनोसाइड के साथ आ गया। सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन from a very start, it ends with the big tragedy that we are witnessing today. So non discrimination का जो element है, it's very important। आप refugees को as a human treat करें, उनके rights को violate ना करें, it's very important। Then right to access courts, refugees must have a free access to the legal system and judicial remedies। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होस्ट स्टेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो एक एक्सेस प्रोवाइड करें जो रेफ्यूजीज हैं उनको टू द कोर्ट, ताकि उनको जस्टिस मिल सके। ऐसा ना हो कि उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो किसी कोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास कोई सर्टेन नेशनैलिटी नहीं है, या उनके पास एक सर्टेन सेटअप नहीं है जो एक नॉर्मल कंट्री सिटीजन के पास होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई इस ट्रीटी के अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया गया था। मूविंग फॉरवर्ड, यस, एक सेकेंड। Ma'am, Article 33 non-refoulement के अंदर doesn't that apply to Afghanis refugees? कि हम कह सकते हैं कि since Pakistan has been forcefully moving Afghanis back to Afghanistan, तो there is a chance कि that threatens their freedom of life, क्योंकि वहाँ पे access to education और access to education especially for women possible नहीं है। So would that not fall under Article 33, means that Pakistan will be breaching that article or no? Thank you so much for your question. It's one of the most important question, and I am really glad that you have asked this one, Ms. Zainab. See, the principle is same. अब आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब हमारे पास ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुई थी, सो दैट स्टार्टेड आफ्टर द 9/11। अब जब हमारे पास, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक प्रॉपर वॉर है, इट वाज द डिक्लेयर्ड वॉर, आपके पास नेटो फोर्सेस वहाँ पर थी, हाँ, पाकिस्तान भी उसके अंदर था, एंड देयर आर मल्टीपल एक्टर्स दैट वर ऑपरेटिंग एट दैट टाइम। उस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने एज ए सिग्नेटरी ऑफ 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, हमने कहा कि बिकॉज यहाँ पर एक स्टेट ऑफ वॉर है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया कि हम होस्ट करेंगे, एंड वी हैड hosted million of Afghan refugees in Pakistan, very warmly. Although there were some articles that you may find on internet जहाँ आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगान महाजरीन थे, सॉरी अफगान रेफ्यूजीज थे, उनका कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया या उनके राइट्स कैसे वायलेट किया गया, बट इन द ब्रॉडर वे हम लोगों ने होस्ट किया उन लोगों को। बट जब हमारे पास दोहा एग्रीमेंट्स हो गए थे आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने कहा कि जो वेरी बेसिस थी जिसके ऊपर हम लोगों ने इन रेफ्यूजीज को होस्ट किया था, आपके पास वो बेसिस खत्म हो गई हैं। और बाय द वे, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम लोगों ने अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया एंड नाउ दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज, उस टाइम के ऊपर जो हमारे पास अफगान तालिबान की रिजीम थी,
they were in a state जहाँ पे उन्होंने different promises किए थे कि हम human rights को violate नहीं करेंगे, हम ख़वातीन की education पे पाबंदी नहीं लगाएंगे. In that circumstances पाकिस्तान ने कहा था as a state position, मैं आपको बता रही हूँ कि you have to go, क्योंकि अब आपके पास वॉर की सिचुएशन नहीं है. तो हमने उस थ्रेट को ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस में देखा था, बिकॉज देयर इज नो सर्टेन क्राइम देयर. बट जो स्ट्रक्चरल वायलेंस था वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था. वो तो अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है अगर हम एक लिहाज से देखें. बट उस टाइम पे जो एक वेरी बेसिस थी, द एसेंस ऑफ दैट वन, वो खत्म हो गया था. बाकी इसके ऊपर डिफरेंट डिबेट्स हैं कि जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था. There is being a student of international relations, and I'm also interested in different foreign policies. एक चीज हमेशा स्टेट प्रायोरिटाइज करती है, वो करती है अपना नेशनल इंटरेस्ट. जब उनके इंटरेस्ट में था ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन उन लोगों ने होस्ट किया. बट व्हेन द स्टेट फेल्ट कि अब हमारे पास ये एक लाइबिलिटी बन चुकी है, अभी एक एसेट नहीं रहा हमारे पास, तो हम लोगों ने उनको वापस भेज दिया था. By the way, state in a very realistic paradigm never follow international law. All the international law that exists today is in the liberalist paradigm. It's not in the realist one. So मेरे ख्याल से I hope I answer your question, but मेरी understanding Yes, के Anab, मुताबिक thank you. ये था. Okay, moving forward, we have the right to employment. Article 17 to 19 of the Refugee Conventions emphasize that the refugees are granted access to the wage earning employment, self-employment and liberal professions under the certain conditions. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक रेफ्यूजी है आपकी कंट्री में, तो उसके पास ये राइट है कि आप उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ना कि आप फेवरेटिज्म या बीइंग फेवरिंग योर ओन सिटीजन आप उनको उनका राइट ना दें. ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट you can provide them the job they deserve. And then we have the right to education. Article 22 कहता है कि हमारे पास जो refugees हैं should receive the same treatment as national in primary education and favorable treatment in the higher education as well. And then we have the Article 26 of the convention, which is the freedom of movement, which is very important, by the way. अभी कैसे important है? Refugees के पास have the right to choose their place of residence and move freely in the host country. अब मोस्टली क्या होता है हमारे पास जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाते हैं. अच्छा, अगर हम देखें तो सर्टेन एरियाज के अंदर पाकिस्तान में जो अफगान रेफ्यूजीज थे वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे. अब वो क्यों नहीं खरीद सकते थे, उसकी कुछ स्टेट की रीजंस हो सकती हैं और कुछ रीजंस हमारे पास लोकल्स हो सकती हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ये उन अफगान रेफ्यूजीज का राइट था कि वो यहाँ पे खरीद सके, बट स्टिल वो नहीं खरीद सकते थे टू सम सर्टेन प्लेसेस. तो ये हमने हमने इस चीज को भी विटनेस किया, हालांकि आर्टिकल 26 की डायरेक्ट वायलेशन है, बट स्टिल. नाउ वी हैव द आइडेंटिटी एंड द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, which is article 27 to 28. State must provide identity papers and travel documents to facilitate the moment and legal recognition. And then there are these all are the rights of rights to the host country. सॉरी, ये हमारे पास ड्यूटीज थी होस्ट कंट्रीज की और राइट थी हमारे पास रेफ्यूजीज की. द आर्टिकल 2 ऑफ द कन्वेंशन, ये ड्यूटीज है रेफ्यूजीज की. एंड देयर इज अ वन ड्यूटी दैट रेफ्यूजीज हैव टू डू, विच इज कि आपने रिस्पेक्ट करना है लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट स्टेट. इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर एक सर्टेन क्राइम की एक सर्टेन पनिशमेंट है, तो अगर आपने वो कमिट किया है तो आपको वो मिलनी चाहिए. दिस इज द रूल. और अगर पाकिस्तान में सर्टेन डोमेन्स के अंदर सर्टेन लॉज फॉलो हो रहे हैं, सो एज अ रेफ्यूजी यू हैव टू फॉलो दैट. उसमें आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती. सो दीज आर फ्यू ऑफ द important principle and legal provisions. Moving forward, we have certain characteristics of the convention, which is very important. This convention, 1951 Refugee Convention, is legally binding international treaty, meaning that state that ratified this convention are obligated to implement its provision. So basically हमारे पास जो states हैं, let's suppose हमारे पास जितनी भी states हैं उन्होंने ratify किया, अब उनको इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रेफ्यूजीज को ट्रीट करना पड़ेगा और होस्ट करना पड़ेगा, नॉट एज अ बर्डन बट एज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, without discrimination, without being racist to that particular refugee. So it is based on a state-centric system where the protection depends on the willingness
and the capacity of the state to host. इस टाइम अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें तो देर आर मल्टीपल कंट्रीज जो डिफरेंट रेफ्यूजीज को होस्ट करते हैं. हमारे पास टर्की है. टर्की ने मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज को आफ्टर द सीरियन सिविल वॉर होस्ट किया हुआ है. हमारे पास यूरोप ने बहुत सारे जो मिडल ईस्टर्न रेफ्यूजीज हैं उनको होस्ट किया हुआ है. सो इट वाज लाइक आप रेफ्यूजीज को होस्ट भी कर रहे हो और आप उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और आप उनको राइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो. It focuses on individual persecution rather than the group-based or generalized risk, making it less adaptable to mass displacement scenarios. It reflects a Eurocentric and post war context. Basically, जब कन्वेंशन बनाया जा रहा था उस टाइम के ऊपर, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में एक्सप्लेन किया था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जो हमारे पास मैस डिस्प्लेसमेंट थी उनको एड्रेस करने के लिए बनाया गया था. विच मीन्स बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट यूरोप के कॉन्टिनेंट में हो रही थी ये कन्वेंशन उसको एड्रेस करता है. सो इट इज बिल्ड अराउंड द परसिक्यूशन बेस्ड मॉडल. ठीक है. इसका ये मतलब है कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल रीजन, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजन एंड जनरलाइज्ड वायलेंस के फैक्टर की वजह से, उसको इसमें एक्सक्लूड किया गया है, विच इज अगेन द बिग लिमिटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन. और उसकी वजह यही है कि इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे, हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये टोटली यूरोपियंस के लिए था. इट इज द यूरोसेंट्रिक मॉडल और कन्वेंशन वी कैन से. अगर हम की एक्टर्स की बात करें, सो 145 प्लस कंट्री आर द पार्टी टू दिस convention. Sovereign state that signed or ratified 1951 convention and the 1967 protocol committing to uphold the refugee protections obligation under international law. Now, UNHCR, the guardian of this convention is UNHCR. UNHCR is one of the most important UN agencies in this context. अगर मैं आपको सिर्फ इसके नंबर्स की बात करूँ तो जब हमारे पास UNHCR बनाई गई थी उस टाइम के ऊपर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे उनकी तादाद 30 और 32 के दरमियान थी. With annual budget, it's in like thousands of dollars. It's not in the million. I'm sorry, मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर भूल गया, बट हमने देखा कि ये बहुत छोटी एजेंसी से स्टार्ट हुई थी, 30 से 32 मेंबर्स की. आज आप देखें तो देयर आर थाउजेंड ऑफ UNHCR मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंड एवरीवन जो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है विद मिलियन ऑफ डॉलर ऑफ budget per annum. So which is very important कि UNHCR is one of the most important UN agency in this context. अगर हम नेशनल जुडिशरीज की बात करें और कोर्ट्स की बात करें तो जैसे ही हमारे पास स्टेट्स ने यानी 145 प्लस कंट्रीज ने इसको साइन किया था तो डोमेस्टिक लीगल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हो गई थी कि आपने इसको अप्लाई भी करना है, इसको इंटरप्रेट भी करना है और विद इन द नेशनल लीगल सिस्टम आपने इसको इंटीग्रेट भी करना है, पर्टिकुलरली इन एजाइलम्स एंड रेफ्यूजीज स्टेटस के अंदर. सो बेसिकली आपकी जो नेशनल कोर्ट्स होती हैं, जो आपकी स्टेट लेवल की कोर्ट्स होती हैं, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर आपकी स्टेट लेट्स सपोज पाकिस्तान ने UNHCR के अंडर इस कन्वेंशन को साइन किया जाके, तो हमने अपनी लॉ मेकिंग भी करनी है कि जो हमारे लोकल कानून है, जो हमारा नेशनल लीगल सिस्टम है, वो इससे अलाइन करता है. If we move forward, we have the refugees and asylum seekers. वो इंडिविजुअल्स जो परसिक्यूशन के डर से डिफरेंट जगहों पर मूव करते हैं, वो इस कन्वेंशन के अंडर एज ए रेफ्यूजीज कंसीडर होते हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 1 ऑफ द कन्वेंशन है जो इसके बारे में बात करते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ द की एक्टर्स. अगर हम सिग्नेटरी रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, सो देयर इज अ डिप्लोमेटिक डेलीगेट्स फ्रॉम स्टेट्स सच एज ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, Germany, and who participated in the drafting and adopting the convention. As the latest widely reported UN figures, 145 states are party to the 1951 convention and 146 states are parties to a 1967 protocol. This means almost all UN members have accepted at least the core refugees protection framework through one or both instrument. Limitation at the time of adoption. अब जो हम इसको अडॉप्ट कर रहे थे, बिकॉज एज यू ऑल नो दिस इज द टाइमलाइन जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद वाला ये हमारे पास टाइमलाइन है. सो इस कन्वेंशन के अंदर एक टेम्पररी लिमिटेशन थी, वो ये थी कि हमारे पास जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन है ना वो थी इसके अंदर. दिस कन्वेंशन ओनली टॉक्स अबाउट द पोस्ट वॉर कंसर्न्स और पॉलिटिकल रियलिटीज जो थी हमारे पास कोल्ड वॉर एनवायरनमेंट की, ये सिर्फ उसको एड्रेस नहीं कर रहा था. तो जो हमारे पास जियोग्राफिकल लिमिटेशन थी ना कि हमारे पास जो रेफ्यूजीज हैं
वो सिर्फ यूरोप में नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने उसमें एक अमेंडमेंट देखी थी, हमने उसमें एक एक्सपेंशन देखी थी, जो इसी में हुई थी 1967 का जो प्रोटोकॉल है हमारे पास रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, उसके अंदर हमने देखा कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब 1967 का प्रोटोकॉल जो है, इसके अंदर ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली कन्वेंशन का पार्ट ही है, जहाँ बेसिकली रिमूव किया गया था दो चीज़ों को। एक ये कि जो एक टेम्पोरल था, ये कि बहुत टेम्परेरी सा हम लोगों ने बनाया है विद लिमिटेड अथॉरिटी, उसको हमने रिमूव किया और हमने ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जिसका मतलब हमने कन्वेंशन को एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड कर दिया। इट इनेबल्ड द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्यूजीज प्रोटेक्शन टू न्यू क्राइसिस इमर्जिंग इन एशिया, Africa, and Latin America. It reinforced the relevance of convention in a changing international system, which means कि अब refugee सिर्फ यूरोप का एक मसला नहीं रहा, it's not Eurocentric. It become the center of global attention और अब ये आपकी global framework का हिस्सा है। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो UNHCR हमारे पास जो है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इज मैंडेट टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन, जिसकी अम्ब्रेला के अंदर हमने देखा कि UNHCR आपको प्रोवाइड करता है कि लेट्स सपोज अगर कहीं रेफ्यूजी क्राइसिस आ रहा है, तो जो हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ये उसको प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन, द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सच एज, ये रीसेटलमेंट्स भी करवाता है और ये वॉलंटरली भी कर रहा होता है। अगर आप देखिए, इफ यू एवर सर्च इट ऑन गूगल, तो जब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज थे, सो टू सम एक्सटेंट हमें UNHCR की तरफ से सर्टेन अमाउंट मिला करती थी, सर्टेन एड मिला करती थी, विच इज टोटली एंड सोलली फॉर द पर्पस टू सर्व द रेफ्यूजीज, जो उनके राइट्स हैं। यहाँ पे यूनिसेफ काम करता रहा या UN के डिफरेंट बॉडीज काम करती रही। इसका ये मतलब है कि लेट सपोज एक कंट्री है जिसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेफ्यूजीज को होस्ट किया है, तो वो अकेला उसको होस्ट नहीं कर रहा होता, UNHCR डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ इंगेज होता है विद दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट। So this convention relies heavily on state cooperation as there is no centralized enforcement authority. UNHCR आप पे इम्पोज नहीं कर सकता कि आपने रेफ्यूजीज के साथ सर्टेन चीजें करनी है। सी, इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इवन आप कोई कोई अफ्रीकन स्टेट है या आप सुपर पावर हैं, आप आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इफ आई रिमेम्बर देयर इज वन केस जहाँ पे फिलीपींस ने, if I'm not wrong, there is one Southeast Asian country जिन्होंने चाइना के ऊपर केस किया था इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के अंदर ऑन देयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और ICJ ने चाइना के अगेंस्ट अपना फैसला दिया था, बट स्टिल उसकी इम्प्लीमेंटेशन का एज सच कोई फायदा नहीं है, बिकॉज चाइना उसको क्या केयर है कि ICJ मेरे बारे में क्या कह रहा है। सो जो हमारे पास ये कन्वेंशन हैं, the spirit of all the international law basically is the state cooperation. State cooperate कर रही है तो फ्रेमवर्क चलेगा, अगर स्टेट कॉपरेट नहीं करी तो फिर आपके पास कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो आप इम्प्लीमेंट करा रहा हो। So there is a global impact and achievement. The convention has provided a legal basis for protecting tens of millions of refugees worldwide since its adoption. It has shaped the national asylum system and influenced the regional refugees instruments, जिसमें हमारे पास क्या है कि लेट सपोज आपका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है नेशनल असाइलम सिस्टम का और जो रेफ्यूजीज की रीजनल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है ना, उसकी गाइडलाइन आपको मिली है कि लेट सपोज आपके पास जो रेफ्यूजीज क्राइसिस है वो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होते हैं, लाइक कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन है। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं सीरियन सिविल वॉर की, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको रजा पहलवी की एग्जांपल दी थी, जो आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते हैं, वो ईरान वापस नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस ही हैज विद द Iranian regime. And then we have the ethnic violence. अगर हम ethnic violence की बात करें तो हमारे पास रवांडा का जेनोसाइड था, तो that is the one of the example of ethnic violence. It has established the principle that seeking asylum is a human right and not a criminal act. इसका ये मतलब है कि लेट सपोज, अच्छा मजे की बात ये है कि under the umbrella of asylum there are multiple things that goes in a very negative way which we can discuss in our upcoming stuff. जरूरी नहीं है कि जो असाइलम लेके जा रहा है वो बहुत इनोसेंट है, मे बी ही इज अ क्रिमिनल, उसने एक क्राइम अटेम्प्ट किया है और अब वो दूसरे कंट्रीज के अंदर एज अ असाइलम होल्डर रह रहा है। एंड UK इज फेमस फॉर दिस कि दुनिया के जितने बड़े क्रिमिनल्स होते हैं
वो पहले क्राइम करते हैं और उसके बाद वो यूके में अजाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं एंड यूके होस्ट करता है उनको. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमेशा, अगर किसी चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो देयर विल बी द नेगेटिव साइड एज वेल. सो इसकी भी है. अगर हम एक्सक्लूशन की बात करें तो जो हमारे पास क्लाइमेट फैक्टर है वो एक्सक्लूड हो गया है इस लॉ के अंदर. तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंसीडर किया गया नॉन इंटेंशनल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फिनोमेना, मीनिंग इट डज नॉट टारगेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन और पॉलिटिकल ओपिनियन. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्लाइमेट चेंज से रेफ्यूजीज फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है या रेफ्यूजीज जनरेट हो रहे हैं, वो वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन नहीं है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लाइमेट फैक्टर है वो इस कन्वेंशन में कहीं भी नहीं है, क्योंकि इन द टाइमलाइन ऑफ 1951 वी हैड विटनेस्ड कि वहाँ पर वॉर रिलेटेड स्टफ ज्यादा चल रहा था. जो हमारे पास राइज ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है वो बहुत लेट आई है इन द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने देखा कि इस कन्वेंशन की कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं जिसके ऊपर स्टेट्स को मिलकर काम करना चाहिए. At the time of drafting, जैसे कि मैंने बताया, environmental issue were not recognized as a global security threat, जो कि आज माना जाता है, और climate displacement was not foreseen in the legal framework. तो हमारे पास जो even expansion हुई थी 1967 प्रोटोकॉल के अंदर to the status of refugees, उसने भी सिर्फ geographical limitation और temporal को limit किया था, but did not change the basic definition of refugees. जो basic हमारे पास persecution की definition है उसको इस चीज ने चेंज नहीं किया था. एज अ रिजल्ट हमारे पास जो पीपल डिस्प्लेस होते हैं बाय क्लाइमेट चेंज आर कैरेक्टराइज्ड एज माइग्रेंट्स और एनवायरमेंटली डिस्प्लेस्ड पीपल रादर देन रेफ्यूजीज. ठीक है. दीज आर सम प्रोटेक्शन गैप्स इन द इंटरनेशनल लॉ कि हमारे पास जो इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है. स्पेसिफिकली जब हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रेफ्यूजीज की यानी क्लाइमेट रेफ्यूजीज की बात करते हैं, हाँ, जो हमारे पास आईडीपीज होते हैं, इन द फर्स्ट लेक्चर I'll tell you the difference between IDPs and the migrants. एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. तो जो आपकी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है जो किसी डिजास्टर की वजह से होती है उसके लिए यू हैव अ सॉफ्ट लॉ. Anybody know about the soft law and the hard law? I know it's getting boring, guys. I hope कि आप लोग सो नहीं रहे और आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें. Anybody know about this soft law or hard law? Ma'am, soft laws are usually, like you discussed, legally binding नहीं होते. Hard laws are legally binding, or if you break them, there will be consequences या कोई ना कोई उसका prerequisite होता है. Thank you so much, Miss Zainab. Yes, Mr. Muyamin, you go ahead. Yeah, Ms. Zainab was right that hard law is like legally binding obligations and soft law is non-binding instruments such as like code of conduct या principles हो गए इस तरह से. Thank you, Miss Muyamin. Miss Huda कह रही है soft law rules in written form, but no one follows. To some extent, you are right, ma'am. Okay, so basically हमारे पास जो basic difference है soft law का और hard law का, अब law के अंदर जब हम different नेचर की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द बाइंडिंग नेचर. तो हार्ड लॉ जो हमारे पास होता है इज लीगली बाइंडिंग. ठीक है, जो स्टेट को मस्ट कंप्लाई करना होता है और जिसके लीगल कंसिक्वेंसेज है. लेट्स सपोज आपने एक ट्रीटी साइन की बट आपने उस ट्रीटी को फॉलो नहीं किया, सो नाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट एंड स्टेट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सर्टेन वायलेशंस. जबकि हमारे पास जो सॉफ्ट लॉ होता है it's more like as a guiding principle or something. So that's why जब हम बात करते हैं कि हमारे पास UN की guiding principle है और internal displacement, वो exist करते हैं, principle exist कर रहे हैं. The law is there but it's in non-binding form. ये weakly enforced है, nobody care about that. ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया. And then if we move forward, so we have the protection system are uneven, state dependent है. Yes, like Indus Basin Treaty is a form of hard law. I think you're talking about the Indus Waters Treaties. Yes, क्योंकि ये दो स्टेट्स के दरमियान में हुई थी और इसमें जो हमारे पास थर्ड पार्टी थी
वो वर्ल्ड बैंक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स वर्ल्ड बैंक. सो यस, इट हेल्ड अंडर दैट. तो प्रोटेक्शन सिस्टम आर अनइवन और स्टेट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे पास. और अदर जो है वो भी डिनाई करते हैं कि हम completely इसके अंदर नहीं आ सकते. सो हमारे पास सर्टेन गैप्स हैं when we talk about the soft law and the hard law. This major another major gap अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स की ऑब्लिगेशंस हैं और जो रेफ्यूजीज लॉज हैं. हमारे पास ह्यूमन राइट्स की जो ट्रीटीज है, जैसे हमारे पास राइट ऑफ डिग्निटी है, राइट ऑफ लाइफ है, ये एक्सप्लिसिटली हमारे पास माइग्रेशन राइट्स को क्रिएट नहीं करते. लेट सपोज आप कहते हैं कि मेरा राइट ऑफ लाइफ है, बट इट डजंट मीन कि अगर आपको पे क्लाइमेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट कर रहा है तो आप उस ट्रीटी के अंदर आते हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ट्रीटी इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट सर्टेन पर्पज. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, विच आर ऑफन द मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, face a disproportionate burden of displacement despite contributing least in the global emissions. हमारे पास जो ग्लोबल साउथ का रीजन है, बेसिकली वी हैव टू साइड्स, वी हैव द ग्लोबल नॉर्थ एंड वी हैव द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल नॉर्थ इज लाइक द हिस्टोरिकल इमीटर्स. अब वहां पर इतना कॉन्सिक्वेंस नहीं आ रहा जितने कॉन्सिक्वेंसेस हमने ग्लोबल साउथ पे देखे. तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो आपके पास वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है. लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, बट यू डोंट हैव अ फ्रेमवर्क जिसके अंडर रहकर आप उनको कोई सर्टेन लॉज दे सकें. तो विच इज अनदर अ बिग गैप. द एब्सेंस ऑफ द क्लियर लीगल कैटेगरी विच इज रियली इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों ने कोई ऐसी, अब 1951 से लेके टिल 2026 द नेशन स्टेट्स फेल्ड टू मेक अ सर्टेन कन्वेंशन जो क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए हो. इसका मतलब ये कि देर इज अ लूप होल इन द इंटरनेशनल सिस्टम. टू सम स्कॉलर दिस लूप होल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट, बट टू द सम ऑथर्स एंड सम स्कॉलर्स दे आर्ग्यू कि अभी स्टेट की प्रायोरिटी ये नहीं है, स्टेट की प्रायोरिटी डिफरेंट है. लेट सपोज हमारे यहाँ पे वॉर्स हैं, आप मिडल ईस्ट पे देखिए, आप साउथ चाइना सी के अंदर देखिए, यू हैव सीन इन द लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन रीजन, and there in every continent there is a war or there is a conflict. तो वो कहते हैं कि जब इतना सारी चीजें चल रही थी, सो नोबडी केयर अबाउट कि आपके क्लाइमेट कहाँ है, सी लेवल कितना राइज कर रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि आपने उस चीज को सीरियस नहीं लिया, तो अल्टीमेटली आपके जो आपकी सिक्योरिटी है, टू सम एक्सटेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विद इन अ डेकेड, विद इन 2 decades, ये लाजमी हिट होगी बाय द क्लाइमेट. बट स्टिल देर इज नो लीगल कैटेगरी जो बनाई गई हो, सो विच इज अगेन अ स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम दैट नीड टू बी रिजॉल्व. इस गैप को ख़त्म होना चाहिए. इस हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि ये एक अपकमिंग क्राइसिस नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड. आप बांग्लादेश में देखें, आप सुंदर बांग्लादेश का एरिया है सुंदरबाग, आप वहाँ जाके देखें. आप यू कैन विटनेस दिस इन द साउथ चाइना सी, जहाँ पे आप देखें जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, दे आर लाइक देयर लाइव्स आर एट स्टेक, उनकी इकोनॉमीज हर्ट हो रही है इस चीज़ से. सो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम डायरेक्ट ऐसा क्या लीगल पाथ ले सकते हैं जो प्रोटेक्शन दे टू दोज पीपल जो सफ़र कर रहे हैं इससे. ओके गाइज, नाउ वी हैव एन ऑप्शन बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट, 10:50 हो गए. Should we continue this from this slide tomorrow in the session or we can go ahead? I highly prefer कि हम लोग इसको कल से start करें because ये काफ़ी लंबी slides हैं. बल्कि मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ जो मैं आपको कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, वो ये कि आप लोग मुझे कल डिस्कशन में बताएंगे. यू आर 9 people here and I've already taken the screenshot. बल्कि आप लोग 10 लोग हैं यहाँ पे, और आप लोग मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल लाइक इन 30 seconds यू कैन ब्रीफ मी कि जो पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज को होल्ड किया था वो किस तरीके से इस कन्वेंशन के साथ इंटीग्रेट होता है, और उसके पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या है और पॉजिटिव क्या है. आई विल शेयर दिस क्वेश्चन इन द कम्युनिटी एज वेल. सो नाउ यू गाइज टेल मी विद योर कंसेंसस कि हमें इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए और हम इसको शुड बी कंटिन्यू. And I am looking for the answers. So guys, please wake up. I know it's 10:51, but still respond. Ma'am, let's continue tomorrow. Okay, okay, guys. Miss Omeman, yes, go Yeah, ahead. let's continue tomorrow. No Yes, energy guys. left for today. Yeah. Yes, okay, guys. See, nobody was responding when I was saying कि please respond, but when I say कि यार चलो अब इसको कल continue करें या अब, so everybody was like, no ma'am, हम इसको कल continue करेंगे.
So this reflects your enthusiasm regarding the today's session. So I don't know, it's a compliment or like I have to worry कि मुझे मैंने सही नहीं No, deliver किया. this session is so good. You're delivering it so good. वरना अभी तक मैं सो चुकी होती actually. International law is my favorite subject, and I actually love the way you explained everything. I hope so कि that is the case because you know अगर तो आपको सब समझ आ गया इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इसका मतलब मेरी डिलीवरी खराब थी. और अगर आप इन बिटवीन हैं तो इसका मतलब कि टू सम एक्सटेंट में सेशन ठीक दे रही थी और टू अदर एक्सटेंट कि यार मैंने थोड़ा थोड़ा खराब कर दिया है. मिस्टर मोहम्मद कह रहे हैं लाइट के साथ साथ नेट का भी इशू है ज़रा. येस आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मेरा खुद का नेट का बहुत इशू है. सो दैट्स वाई मैंने आज कैमरा भी ऑन नहीं किया ताकि यू नो आपकी जो रिकॉर्डिंग है इसमें ग्लिच ना आए, जस्ट टू प्रिवेंट दैट स्टफ. सो ओके एवरीवन, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे एंड आपका जो टास्क है कल का वो मैं आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी. एंड आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने हमें आज ज्वाइन नहीं किया पार्टिसिपेंट्स ने, वैसे तो इट्स अ सरप्राइज फॉर यू ऑल बट मैं सोच रही थी कि मैं आपको बता दूं. टुमारो वी हैव अ गेस्ट स्पीकर और वो हमें इसी डोमेन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वो डिलीवर करेंगे. सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी देयर ऑन टाइम. आप लोग टाइम पे आएँ और आप लोग अपनी असाइनमेंट भी टाइम पे करके आएँ. और उसके अलावा कल जब हमारे पास गेस्ट स्पीकर आएंगे आई वांट एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट एंड टू पार्टिसिपेट इन दैट सेशन ताकि आप लोग उनसे कुछ सीखें. और जो स्पीकर हमारे पास आ रहे हैं ही इज लाइक pro in in this domain because उनकी डोमेन ही environment ही है. So I want कि आप उनसे maximum knowledge लेने की कोशिश करें in that 2 hours of period. And I highly appreciate कि आप लोगों ने आज मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया. I hope so and I hope कि आप लोगों को yes मिसुदा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी के अंदर. एंड अगेन माई अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट. हम लोगों ने इसको 9 o'clock स्टार्ट करना था बट ड्यू टू सम इश्यूज हमने इसको 9:30 पे स्टार्ट किया है. एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू मे आस्क. I guess there is no question. So, okay, everyone, thank you so much for joining today. And I'm looking forward to have another amazing session tomorrow with you guys. So be on time. Try to work on the task that I'll share in the group. And तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे. और and just I want to say Allah Hafiz. Allah Hafiz, guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.